हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको बताया था इसमें दो लेसन हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं और उसी को हम लेकर चल रहे हैं, दोनों लेसन को एक साथ। तो क्लास 12 के बच्चे हो जाइए रेडी, कॉपी और पेन लेकर, उनको बनाने हैं नोट्स मेरे साथ साथ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है इसको सीखेंगे, इसको शुरू करेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या इसकी फील होती है, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में फेराडे ने, इसने फेराडे, जिसका नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना है, उसने एक कंसेप्ट दिया कि हर चीज को मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के रूप में आप डिनोट करते हैं, दिखाते हैं कि हर चीज मैथमेटिकली ऐसी है, क्यों नहीं इसको अदर देन मैथमेटिकल वे हम कुछ शो करें। कहने का मतलब है पिक्टोरियल रूप में चीजों को दिखाया जाए। किस रूप में दिखाया जाए? पिक्टोरियल फॉर्म में। इसीलिए उसने एक नया कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। आपको मैंने बताया था कि जब प्लस क्यू चार्ज होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या इसको मैं कहूं कि लाइन ऑफ फोर्स, इसका दूसरा नाम क्या है? लाइंस ऑफ फोर्स। यानी जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है, उसकी क्या, वो किस लाइन के अलोंग लग रहा है, उसको हम पिक्टोरियल रूप में दिखाएंगे तो कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसका आप जानते हो कि ये रेडियली आउटवर्ड, इसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं ये चीज। हम जो फोर्स लगता है वो किस साइड में लगता है? रेडियली आउटवर्ड लगता है। किस लाइन के अलोंग लगेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले पिछला वीडियो देखें, फिर उसके बाद यहाँ आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा? आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है, इसको मैं दूसरे रूप में बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो कैसे होता है? इस रूप में होता है, इस साइड में लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड लग रहा है। कब? जब प्लस क्यू चार्ज है, व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो। कहने का ढंग है अलग अलग, प्लस क्यू का है चाहे चार्ज ग्रेटर देन जीरो। तो ये रेडियली आउटवर्ड है। कैसा है? रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रहा है? आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके। इसको शो करने के लिए फेराडे ने क्या कहा, इसको हम ऐसा दिखाएं। कैसा? पहले मैं बना देता हूं, पहले बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी लाइन, फिर और छोटी। समझ में आया? इस तरह उसने एरोज दिखाए, अलग अलग एरोज बनाए। ऐसा ही इस साइड में बनाया, पहले बड़ा एरो, फिर छोटा एरो, फिर उससे छोटा। ऐसे ही सब साइड में, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसा ही ऊपर की साइड में भी, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसा सब साइड में हम बना सकते हैं। तो ऐसा उसने क्या शो करने के लिए बनाया? पहला उसने शो किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये शो करने के लिए बनाया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? रेडियली आउटवर्ड होगी। अब दूसरी चीज उसने क्या शो की? दूसरा उसने शो किया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे शो किया उसने कि जहां बड़ा एरो वहां ज्यादा है,
आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वहां पर एरिया वैक्यूम है तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? आर पर। जितना दूर जाएंगे, जितना आर की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए इसने क्या कहा कि मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है इससे, और यहाँ पर उससे कम, फिर ऊपर से कम, लेकिन जीरो नहीं होगा। जितना दूर जाएंगे, जीरो कहाँ होगा? इन्फिनिटी। जीरो कहाँ होगा? इन्फिनिटी। जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब तक नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, इस तरह कम होता जाएगा जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे। तो इसको शो कैसे किया उन्होंने? लंबे एरो, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। जितना बड़ा एरो, ये बड़ा एरो क्या प्रूव कर रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज एज वी गोज फार अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चार्ज। ओके, तो इसको इस तरह रूप में शो किया। फिर क्या हुआ? समय के साथ इसमें बदलाव आया। फिर कहा कि नहीं, ये ज्यादा ठीक नहीं है, इसको और नए तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। तो नए तरीके से दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन एरोज को मिला दिया। इन एरोज को क्या किया? मिला दिया। यानी जैसे ये प्लस क्यू चार्ज जो है, इसके चारों तरफ जैसे उसने फील्ड लाइन ड्रॉ की, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद उसने कहा, फील्ड लाइन क्या चीज बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दो चीज बताती है। डायरेक्शन बताने के लिए प्लस क्यू है तो कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। ये लो जी, आउटवर्ड, 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 आउटवर्ड। ठीक है। अब उसने क्या किया कि भाई एक चीज रहेगी, दो चीज बतानी थी हमें। पहली क्या बतानी थी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमने बता दी। और बच क्या गया? बच क्या गया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये बच गया। तो इसको कैसे शो करें? ये तो शो हुआ ही, ये तो शो हुआ ही। तो इसको शो करने के लिए यहां पर किसको यूज किया गया? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। ये जो फील्ड लाइंस है, इनकी डेंसिटी को मेजर करें। यहां जितना, बताओ पास पास कहां होगी? यहां पर होगी, इसके पास में होगी या दूर होगी? यहां पर जो फील्ड लाइंस है उनकी डेंसिटी ज्यादा है इस जगह, या यहां पर ज्यादा है? अरे भाई, जितनी फील्ड लाइन क्लोजर होगी, ऐसे समझो, फील्ड लाइंस क्या होगी? क्लोजर होगी। अगर क्लोजर होगी तो क्या होगा? फील्ड लाइन अगर क्लोजर होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा होगा। इट विल बी मोर इफ फील्ड लाइंस आर क्लोजर। यहां क्लोजर है इस जगह, या यहां इस जगह क्लोजर है? यहां क्लोजर है, तो इसका मतलब यहां पर डेंसिटी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी? फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो सेकेंड जो चीज थी मैग्नीट्यूड, ये यहां पर आगे क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा होगा? नियरर टू दैट चार्ज, पर्टिकुलर चार्ज, एंड अवे फ्रॉम चार्ज, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लोजर होगी तो फील्ड लाइंस अगर क्लोजर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी मोर।
and where it will be more nearer to the particular charge, whether it is plus q or it is minus q. प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात आई कि नहीं सर आपने ये इतनी ही क्यों खींची, आप इससे ज्यादा भी तो खींच सकते हो। ये किसने कहा कि ये 8 ही होनी चाहिए, संख्या में 8 होनी चाहिए। ये ऐसे भी तो हो सकती है कि यहाँ पर एक खींची एक यहाँ खींची। दूसरे ने कहा नहीं मैं तो एक यहाँ पर भी खींचूंगा, मैं यहाँ पर भी खींचूंगा, तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी, बट नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कोई मतलब नहीं है, इनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस जो है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि डेंसिटी कहाँ ज्यादा है, क्लोजर कहाँ है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन हमने बढ़ा दी तो अभी क्लोजर तो यही ज्यादा रहेगी इसके बजाय। मान लीजिए एक जैसा एरिया ले लेते हैं, 1 by 1 का ले लेते हैं, एक यहां लिया एक यहां लिया। बताओ ये इक्वल एरिया मैंने लिया है तो कहां पर ज्यादा होगी फील्ड लाइंस? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा ही नियरर टू द चार्ज ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। दो चीजें हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो ये आपको पता होना चाहिए। साफ कर दें इसको। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, कहीं नहीं खींची हुई, ये क्यों शो करने का तरीका है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे मत समझना कि ये लाइंस कहां से जाएगी कहां से नहीं जाएगी, ये सब इमेजिनरी लाइंस है, और इनसे ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकें अपने तरीके से, राइट। तो अब हम आते हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे ही बनेगी। बनाने का तरीका यही होगा, ये फील्ड लाइंस हो गई। अब नेगेटिव है तो इसके अंदर की तरफ बनेगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी। पास में क्लोजर होगी फील्ड लाइंस, तो जब क्लोजर होगी तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? रेडियली, बोलो बच्चों, रेडियली इनवर्ड होगी। कैसी होगी? इनवर्ड, ठीक है, रेडियली इनवर्ड, अंदर की साइड में। ओके, तो ये आ गया जब आपके ये जो प्लस हो या माइनस हो तो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। बुक का थोड़ा शेड्यूल अलग है, आप मेरी तरह पढ़ते जाइए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर यहाँ पर एक चार्ज नहीं होकर दो चार्ज, ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू, दो चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एक जैसे, तो भाई क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो जाएगी? तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड, 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 इधर आउटवर्ड, बिल्कुल आउटवर्ड, यहां से भी आउटवर्ड, ठीक है, आराम से समझिए इसको। ये आउटवर्ड होगा। क्या ये फील्ड लाइंस मिलेगी आपस में? एक और नाम लिखा हुआ है, लाइंस ऑफ फोर्सेस। कैसा फोर्स होता है दोनों चार्जेस? कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो फिर ये आपस में मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इनकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यहां से ऐसे, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे कभी भी यहां से निकलेगी वो ऐसे जाएगी,
ये आपको खींचनी आनी चाहिए, आगे बहुत काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो फिर यहां पर पता कैसे चलेगा कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये तो कर्व हो गया। तो बच्चों इसका पता करने के लिए, जैसे मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो यहां पर हम टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या शो करेगी? shows the direction of किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है तो क्या करोगे? वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट उस डायरेक्शन में, जिस उसके एरो कैसे लगाओगे? जिधर इसका एरो लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या शो करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी, राइट। अगर ऐसा नहीं होगा, अलग अलग हो, अनलाइक हो, इसको साफ कर दो, समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करनी है, ये आना चाहिए आपको। अगर ये आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां ले लिया मैंने पॉजिटिव, यहां ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज। इस सिचुएशन में मुझे फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहां से तो होगी आउटवर्ड, यहां कैसी होगी? इनवर्ड। तो बच्चों यह जो फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस जो है इस तरह पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर एंड होगी, पॉजिटिव से शुरू होगी और नेगेटिव पर एंड होगी। ये ऐसे चलता जाएगा, तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा। और उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है हमें? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इधर जो आएगी वो कहाँ आएगी? माइनस में अंदर की तरफ आएगी, रेडियली इनवर्ड, और इसमें आएगी रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होगा तो कैसे होगा? अब दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, ये आप खुद बनाओ एक बार। मैंने पॉजिटिव के दोनों लेके बता दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का मैंने बता दिया किस तरह फील्ड लाइन होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस क्यू एंड एंड्स एट कहां? माइनस क्यू। एंड कहां होगी? माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? ये तो आ गया आपका पिक्टोरियल फॉर्म। जब एक चार्ज होगा तो कैसी होगी बच्चों बताओ? जब एक चार्ज है प्लस क्यू तो फील्ड लाइंस कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। स्टार्ट कहां से होगी? चार्ज से होगी। एंड कहां होगी? इन्फिनिटी पे होगी। शाबाश। जब माइनस होगा क्यू तो क्या होगा? रेडियली इनवर्ड होगी। रेडियली इनवर्ड स्टार्ट कहां से होगी? इन्फिनिटी से। और एंड कहां होगी? उस चार्ज पर। जब दो लाइक चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है, तो क्या होगा? स्टार्ट कहां से होगी? चार्जेस से स्टार्ट होगी। एंड कहां होगी? इन्फिनिटी पे होगी। क्या दोनों मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मिलेगी क्यों नहीं। ठीक है, अभी बात करते हैं। इससे पहले वो बात कर लेते हैं कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो स्टार्ट कहां से होगी? प्लस क्यू से। एंड कहां होगी? माइनस क्यू पे। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। ठीक, अब ये आपस में मिलती क्यों नहीं भाई? दो वाई टू फील्ड लाइंस
do not cross each other। सवाल बन गया, क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? Why do not cross each other? क्यों नहीं काटती? क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इसको पहले मैं समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये है, यहां पर एक फील्ड लाइन ऐसे गई, दूसरी फील्ड लाइन ऐसे गई, तीसरी ऐसे गई, लेकिन कहीं मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ the field line, we will get the direction of electric field, right? We will get the direction of the particular electric field, whatever it may be of there, we will get the direction। तो यहाँ पर अगर मैं एक दोनों मान लो मिल गई, एक यहाँ मिली, दूसरी आई ऐसी, और ये इसको ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर गई, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी या ये होगी? दो होगी ना? दो तो हो नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब है कि यहां हम लिखेंगे इफ द एवरी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन, shows that particular direction of electric field by drawing tangent। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम क्या मिलेगा? अपने को क्या मिलेगा बच्चों? वहां पर हमें डायरेक्शन मिलेगी। बाय एट क्रॉसिंग ऑफ टू फील्ड लाइन्स, by crossing of two field lines, we will not get a unique direction, so field lines do not intersect, या क्रॉस नहीं करती। इसका कारण आपको पता चल गया कि क्रॉस क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन यूनिक नहीं होगी। ओके, अब ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो सामने आ जाते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, लेकिन अब ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम इसमें, अब हम देख रहे हैं एक चीज की, हमने तो 2 डायमेंशन में ले ली, यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी हमने ये ले ली डायरेक्शन, ये ले ली ना, लेकिन इसके तो चारों तरफ भाई मान लीजिए ये अगर चार्ज है तो इसमें 2 डायमेंशन में ही थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, इस साइड में भी जा रही है, इस साइड में भी जा रही है, सब तरफ जा रही है। इसकी जब सब तरफ जा रही है तो हम तो यहाँ पर 2 ही पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पेपर पर नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी साइड में ये फील्ड लाइंस नहीं है। पेपर पर हम केवल 2 डायमेंशनल ले रहे हैं, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इसके बारे में समझना होगा, जिससे हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सॉलिड एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी अपने एंगल की चर्चा करते हैं
मान लीजिए ये जो लेंथ है ये r है और यहाँ पर एक मैंने लेंथ ले ली l और मुझे इस एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, साइन थीटा लूंगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, l अपॉन r। आराम से समझो, पहले अपन एंगल समझते हैं फिर सॉलिड एंगल समझेंगे, फिर हम चलेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो साइन थीटा क्या हो गया, l अपॉन r। अब ये l बहुत ही छोटा सा है, इसको मैंने लिख दिया डेल l और इस थीटा को लिख दिया मैंने डेल थीटा। तो यहां पर आ गया डेल थीटा, यहाँ आ गया डेल l। ये बहुत छोटे हैं, तो बहुत ज्यादा छोटा होता है तो जो साइन डेल थीटा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल थीटा। तो स्टूडेंट्स ये डेल थीटा की वैल्यू आ गई डेल l अपॉन r व्हेन डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। डेल थीटा और डेल l क्या है, दोनों वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। जब ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल है तो हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ का अगर हम मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल थीटा इंटू आर आ जाएगा। इसी तरह सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं हम डेल ओमेगा से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल ओमेगा से। और इसकी कैलकुलेशन आती है, इसकी कैलकुलेशन आती है डेल एस अपॉन आर स्क्वायर। डेल एस अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर देता हूं। पहले अपन ने थीटा को समझा, अब सॉलिड एंगल के इस डेल ओमेगा को समझते हैं। क्या होता है कि बच्चों जैसे मान लो मैं फील्ड लाइंस का ही यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, यहां से ये इस तरह सब साइड में सभी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, निकल रही है ना फील्ड लाइंस। मान लीजिए, मान ये इस डायरेक्शन में भी आ रही है। if we imagine that डेल ओमेगा इज ए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब हो गया बच्चों, जैसे ये तो अब एंगल तो ये 2 डायमेंशन में आ गया। सॉलिड एंगल का मतलब सब साइड, तो जो लाइन है उसकी जगह कौन ले लेता है, एरिया। और एरिया में 2 डायमेंशनल है तो आर स्क्वायर से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, उसमें लाइन किसमें, डेल थीटा में, डेल थीटा के टाइम क्या आया था, डेल एल अपॉन आर, ऐसा आया था, आर से डिवाइड हो रहा था। यहां पर एरिया आ गया, ये किससे डिवाइड हो जाता है, आर स्क्वायर से। सिमिलरली, ठीक है, तो सिमिलरली ये इस साइड में यहां पर ऐसे बन जाती है। ठीक है, सब तरफ में ये क्या आ जाती है, फील्ड लाइंस आ गई। ये हम बना रहे हैं 2 डायमेंशनल, जबकि एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअली क्या है ये 3 डायमेंशनल है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल। अब देखो डेल एस की वैल्यू क्या होगी, सॉलिड एंगल आप मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। डेल एस क्या हो जाएगी, डेल ओमेगा आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी होगी, उस एरिया की जिस एरिया को अपन यहाँ पर ले रहे हैं मेजर करने के लिए कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, सॉलिड एंगल का मतलब है जितना एंगल यहाँ है उतना ही यहाँ होगा। तो उस पर्टिकुलर एंगल के लिए नंबर ऑफ लाइंस, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो कांस्टेंट रहेगी। फॉर ए पर्टिकुलर एंगल, for a एंगल, कैसा एंगल है, सॉलिड। कैसा एंगल है, सॉलिड। for a particular angle field lines are
तो हम बात कर रहे थे फॉर ए पर्टिकुलर एंगल या फॉर ए पर्टिकुलर एरिया del s the angle is same, एंगल सेम है डेल ओमेगा। तो आपने ये लिया, यहां पर मान लो ये आपने पर्टिकुलर एक एरिया लिया, ये P1 कोई जगह है जहां पर आपने लिया, यहां पर कितनी आपको मिल रही है फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 मिल रही है। यहां पर आएंगे तो जो यही एरिया है कि किसमें चेंज आया है, आर में। यहां आता है, यहां भी आर, तो आर में चेंज आने के कारण लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी है इस एंगल के लिए। अरे भाई ये एंगल है ना, ये एंगल तो वही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम रहेगी। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। इट मींस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस will remain same for a particular, या ऐसे लिख देते हैं फिक्स्ड, for a fixed एरिया, एंगल या एरिया लिख कुछ भी, ठीक है। ये दोनों एरिया सेम एंगल के लिए है, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम रहेगी, ठीक है। मान लीजिए फील्ड लाइंस है n, कितनी है इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, n है, n फील्ड लाइंस यहां पर है, ठीक है। अपने फिगर के लिए मान लो 5 है, लेकिन जिसने ज्यादा बना ली उसके लिए चेंज भी हो सकती है। तो मान लीजिए ये n है, तो जो यूनिट एरिया के लिए फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी भाई, number of field lines for unit area, बहुत नई चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, समझने में दिक्कत आ सकती है, आपको बार बार देखना है मैं क्या करूं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉर यूनिट एरिया के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, कितनी थी, n थी, n अपॉन डेल s आ गया यूनिट एरिया के लिए, तो n अपॉन डेल ओमेगा, ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल आर स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने जब इसको डिफाइन हम कर रहे थे फील्ड लाइंस को, तो बात की थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी फील्ड लाइंस है, फर्क किससे पड़ता है, डेंसिटी से। और डेंसिटी कौन डिसाइड करता है, कितना दूर है, कितनी क्लोजर होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, आर। ओमेगा के लिए हमने बात कर ली है, एंगल के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम रहेगी, तो इन दोनों ये तो फिक्स है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो यूनिट एरिया के लिए इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन किस पे, आर, टोटली डिपेंडेंट ऑन आर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टोटली डिपेंडेंट ऑन आर। ओके, क्लियर हो गया। चलो ये सॉलिड एंगल का एक नया कंसेप्ट आ गया, इसको आप बार बार देखें थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। थोड़ा लंबा हो रहा है टॉपिक, कोई बात नहीं, आप आज इसको देखेंगे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो रेडी रहिए, इसको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान सा टॉपिक। और यहाँ से हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी, न्यूमेरिकल्स अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम तभी समझ पाएंगे जब इसको हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होती है, किस तरह हमें मेजर करना है, इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो
अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपके पास टाइम हो, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लाइव क्लास एंजॉय कर सकें। थैंक यू वेरी मच।